अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवर। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी सोच के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ, पॉजिटिव वाइब के साथ कि आपके आने वाला जो दिन है वो पूरा दिन अच्छा गुजरे। और ये जो माहौल है इस वक्त, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही इस बात की है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, मदद करें और जितनी मुस्कुराहटें बिखेर सकते हैं उनको बिखेरने की कोशिश करें। हम अपने घरों में लॉकडाउन है, हम अपने घरों में बंद कर दिए गए हैं, तो एक तो ये हमारी सेफ्टी के लिए हमें इसे समझना जरूरी है। और दूसरी बात यह कि हमें ये वक्त मिला है कि हम अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ इसे अच्छा बना सकें, इसे प्रोडक्टिव बना सकें और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको दूर कर सकें। ये होगा कैसे? अब हम ये समझते हैं कि जब तक हम लोगों से मिलेंगे नहीं, जो लोग हमसे नाराज हैं, जो लोग हमसे खफा हैं, ये उनको मनाने के लिए हमें बहुत अच्छा वक्त मिला है, इसे यूटिलाइज कर लीजिए। मिलकर जाना जरूरी नहीं है, आपका उनके घरों में पहुंचना जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी फैसिलिटी तो हर वक्त आपके हाथ में मौजूद है। मोबाइल उठाइए, आप सारा दिन इस मोबाइल पर सर्फिंग कर रहे हैं, उन लोगों को कॉल्स कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए, बजाय इसके कि कल परसों जुनेद भाई भी हमारे साथ मौजूद थे, कहने लगे शब बारात के ऊपर जिस तरह हमने एक रैंडम मैसेज पूरी दुनिया को उठा के भेज दिया कि मुझे माफ़ कर दीजिए, उसका फ़ायदा नहीं। शायद किसी हद तक वो एप्लीकेबल भी नहीं होता, लेकिन जिन लोगों को हमने कभी उनकी हक तलफी की है, जिनको कभी दुख दिया है, जिनसे हम नाराज़ हैं, हमारे रिश्तेदार, बहन भाई, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे पड़ोसी अगर हमसे नाराज़ हैं, तो जाइए, ये वक्त मिला है, उन्हें मना लीजिए, उन्हें राजी कर लीजिए। क्योंकि हम अपनी जिंदगियों में, डेली लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि बहुत सारे लोगों से नहीं मिल रहे होते हैं, क़त्अ ताल्लुक हो जाता है और बरसा बरस बीत जाते हैं, हमारी उनसे बात भी नहीं होती। तो इस वक्त को प्रोडक्टिव बनाइए, इस वक्त को कैश करवाइए। अल्लाह ताला ने हमें ब्रेक दिया है, इस ब्रेक में सोचिए, समझिए कि हमें कहाँ पीछे जाके अपनी गलतियों में सुधार पैदा करना है, तो हमारी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। इस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना सीखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए कि ये जो वक्त हमें मिला है, मुझे इसमें मज़बूत पहलू तलाश करने हैं कि मैं इसको कैसे अच्छा और खूबसूरत और अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर बना सकूं। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं। जो आज हम शो में सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सिंगर से जिन्होंने गाना बनाया है और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर एक नगमा तैयार किया है, जिसमें लोगों को वो आगाही दे रहे हैं कोरोना का क्योंकि सिलसिला है, यहाँ पर पेंडेमिक की सूरत हाल है, लॉकडाउन की सिचुएशन है और जहाँ बार बार कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर करनी है। और फिर उनका ये भी कहना है कि जो हमारे गुलकार हैं, फनकार हैं, ऐसे तमाम लोग अगर ऑन बोर्ड हों और इस वबा का मुकाबला करें तो यकीनी तौर पर हम इस जंग को जल्द जीत लेंगे। सुल्तान साकिब साहब, सबसे पहले तो वेलकम टू द शो। कैसे ख्याल आया, मोटिवेशन क्या थी? क्योंकि हमने बहुत दफ़ा बात की, बहुत सारे सिंगर्स भी हमारे साथ मौजूद रहे कि उनको भी मोटिवेट हमने किया कि आप लोग भी अगर फ्रंट लाइन पे आके कुछ बनाएं और कुछ तख्लीक करें तो अच्छा होगा इसमें अवेयरनेस कैंपेन के लिए। तो आपको ये ख्याल कैसे आया, किस तरह मोटिवेशन मिली आपको? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया, मुझे बुलाया। देखें, कौमों पे मुश्किल हालात आते रहते हैं, अप डाउन आती रहती हैं, लेकिन वही सुरखरू होते हैं जो मिलकर मुकाबला करते हैं, एक कौम बन के मुकाबला करते हैं। देखें, कंट्रीब्यूट मैंने जो किया है मेरे ख्याल में एज ए आर्टिस्ट बाकी लोग भी कर रहे थे, जैसे जवाद अहमद साहब का आया, अली ज़फ़र साहब का आया, तो एज ए राइटर, एज ए सिंगर मुझे लगा कि अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। इससे पहले पंजाब पुलिस के साथ मेरा सही एक प्रोजेक्ट पहले चल रहा था, उनके शहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो जब उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप लिख सकते हैं, गा सकते हैं, तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें आपको करना चाहिए, तो मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिशिएट किया। ये गाना लिखा भी आपने खुद है क्योंकि बड़े अच्छे बोल हैं इसके कि कैसी वबा तन्हाइयाँ हैं जिसकी दवा, ये आपने खुद ही लिखा है? जी, मैंने खुद ही लिखा है। ज़बरदस्त। तो आप ये बताइए कि जो पाकिस्तानी हैं हमारे आज इस पेंडेमिक में, जो मैसेज भी आपने दिया, समझते हैं आप कि उस तरह से एहतियात कर रहे हैं और किस किस फोरम पे हमें समझाने की ज़रूरत है कि एहतियात करें, दूर रहें और यही एक इसका वाहिद इलाज है? नहीं, देखिए, ज़्यादातर लोगों से सुनने को ये मिलता है कि इस बीमारी का, इस वबा का अभी तक इलाज शायद नहीं आया या क्या होगा आगे, लेकिन हमें ये तो पता है कि हम एक दूसरे से दूर रह के इसका मुकाबला कर सकते हैं, थोड़ा सा फासला रख के हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो पहले नहीं लगता था कि लोग कर रहे हैं,
लेकिन अब कर रहे हैं लोग, अब लोगों में शऊर आ रहा है। और जैसा कि मुख्तलिफ जगह पे आप लोग, मीडिया का बड़ा रोल है, आप लोग बता रहे हैं लोगों को, तो काफ़ी शऊर आ रहा है और लोग इस चीज़ को अब समझ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप प्रोफेशनल भी सिंगिंग को कंटिन्यू करते हैं या ये सिर्फ एक महज शौक़ है? इसके अलावा और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी? नहीं, मैं प्रोफेशनली ही कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो है, जो मेरी पहली तरजीह है, मैं सिर्फ ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ पे। इससे पहले मैंने ड्रग एडिक्शन पे एक सॉन्ग बनाया था, धुआं नाम से ना, तो वो बहुत माशाल्लाह पॉपुलर हुआ था। और आगे भी मेरी कोशिश है कि देखें, अल्लाह ताला ने अगर आवाज़ दी है, मैं लिख सकता हूँ, तो मुझे किसी अच्छे मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करना है। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एज ए प्रोफेशनल सिंगर मैं किसी मकसद के लिए अपनी आवाज़ को इस्तेमाल करूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपके जितने भी गाने हैं उन सब में एक मकसद छुपा है और वो सोसाइटी के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है। तो ये जो हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस और दीगर जो लोग जो कि रोज़ाना काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से कर रहे हैं, हम सबको इनकी हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है और फिर अपने घरों में रहें, इनका साथ दें। इसी तरीके से हम इनका साथ दे सकते हैं। देखिए, जब मैं घर में होता हूँ अपने बच्चे के साथ, तो मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ तो मेरे ज़हन में अपने बच्चे का ख्याल होता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, एक वबा है, तो अल्लाह ना करे मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए। मगर डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज ही उन्हीं लोगों का कर रहे हैं जो कंफर्म है कि ये उनमें ये वबा पाई जाती। मैं समझता हूँ कि किसी भी सूरत में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। ये हमारे फ्रंट लाइन पे जितने भी लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, आर्मी है या बाकी इदारे हैं, तो वो हमारे रियल हीरो हैं। और हमें जितना हो सके, जैसे मैंने गा के उनको खराज तहसीन पेश किया, बाकी लोग जहाँ जहाँ अपनी सतह पे उनको कोशिश करनी चाहिए। सही, बिल्कुल। तो सुल्तान साकिब हमारे साथ ही रहिए। मुझे यहाँ पर मारूफ जो है ना वो कॉमेडियन भी ज्वाइन कर रहे हैं, शहजाद रज़ा साहब, उनको भी वेलकम करते हैं शो में। से आप ठीक हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तमाम देखने वालों को मेरा बहुत सलाम और बहुत दुआ। अभी सुल्तान साहब का मैंने वो गीत सुना और उसमें बड़े जज्बात थे और बड़ी रियलिटी थी। अच्छा लगा? आपको पसंद आया? बहुत अच्छा गाया उन्होंने, बड़े अच्छे लिरिक्स थे उसके। मैं एक बात छोटी सी ये कहूँगा कि जो लोग किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हो, जहाँ बैठे हैं, वो अपने तौर से कर रहे हैं। सही बात है। हाँ, अपने तौर से इसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा फुक़दान पाया जाता है तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि ख्याल रखें और इस क्या कहते हैं वायरस का जब अगर हम फाइट करने पे आएंगे तो कोई वेपन इस्तेमाल नहीं होगा, कोई हथियार नहीं है सिवाय एहतियात। बिल्कुल एहतियात की। तो आपने एहतियात का जिक्र कर दिया है, तो हम एक एहतियात के हवाले से रोजाना एक पैकेज भी तैयार करते हैं। लेकिन जाते जाते सुल्तान साकिब साहब वेरी क्विकली आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो बिल्कुल ज़रूर दीजिएगा। मेरा मैसेज ये है कि जितने इदारे आपके लिए वर्किंग कर रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हों और जहाँ भी हो सकता है, अगर कोई बंदा साबित हैसियत है, उनको चाहिए कि गरीबों की हेल्प करे। कोई आर्टिस्ट है तो उनकी चूँकि आवाज़ सुनी जाती है तो वो आगे फ्रंट लाइन पे आके, जैसे मैंने एक मैसेज दिया है पंजाब पुलिस के साथ मिलके, और पंजाब पुलिस ने बड़ा अप्रिशिएट किया, उन्होंने मेरा साथ दिया। इसी तरह बाकी आर्टिस्ट को भी चाहिए कि जितना हो सकता है फ्रंट लाइन पे आके ठीक है इनको खराज तहसीन पेश करें। और ये मैसेज जो है, जैसे कि दूर रहें, एहतियात करें, ये आर्टिस्ट अगर बात करेंगे, क्रिकेटर्स अगर बात करेंगे, यानी कि किसी भी शोबे के स्टार्स हैं, अगर वो बात करेंगे तो वो सुनी जाती है। तो उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आके आगाही दें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हम काबू पा लेंगे। और चूँकि हम एक कौम है और ज़िंदा कौम है, और ज़िंदा कौमें कभी भी मुश्किल में पीछे नहीं हटती और हमेशा सुरखरू होती हैं। बिल्कुल। और सुल्तान, हमने तो बड़े बड़े जो है ना वो परेशानियां और मुश्किलात झेली हैं और उससे निमट चुके हैं, तो हमारे लिए ये भी एक यकीनन चैलेंज तो है, लेकिन हम इससे भी जो है ना वो निमट लेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ गो है। बहुत शुक्रिया सुल्तान साकिब, आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, एक अच्छी एफर्ट आपने की विच इज़ रियली रिमार्केबल। ऐसे ही काम करते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
हम सबकी इंफरादी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या क्या हैं, ताकि ये जो इज्तिमाई वबा है हमारी पूरी दुनिया में, इससे हमें निमटना कैसे है हमें समझने की ज़रूरत है। तो शहजाद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद ही हैं और कुछ मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर इरम शाकिर कियानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ इंटरनल मेडिसिन शिफा हॉस्पिटल है। वेलकम टू द शो डॉक्टर इरम। साथ साथ मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब भी मौजूद हैं जो कि वीसी हैं मुल्तान निश्तर कॉलेज के। आपको भी वेलकम करेंगे शो में। तो सबसे पहले ये जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि मुल्क भर में जो कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, डॉक्टर इरम क्या वजह है इसकी कि एग्रेसिव टेस्टिंग की बार बार बात हुई लेकिन उस तेजी से टेस्टिंग नहीं की जा रही जिस तेजी से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, वजह क्या है इसकी और कैसे इसको कंट्रोल करें इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया रिमशा, थैंक यू वेरी मच। आप टेस्टिंग की जो बात की है, ठीक है, मैं इसको टोटली एग्री करती हूँ आपके साथ। WHO ने भी कहा है कि हमारे पास इस वबा को रोकने का एक हल है और वो है, उन्होंने 4 दफ़ा एक ही सांस में कहा टेस्ट 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 और फिर आइसोलेट अगेन टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अब मसला ये है कि ये टेस्टिंग किट्स जो हैं ये पूरी दुनिया में इनकी शॉर्टेज है और बहुत कम है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ हैं, तकरीबन 6-7 मुमालिक हैं जो कि इसको बना रहे हैं, जिसमें चीन है, अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस, उन सब ने बनाई है किट्स। लेकिन इतनी ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है कि इसकी कमी वाक़या हो रही है। तो एक तो ये वजह है इसकी बहुत बड़ी। और लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ये भी हम जानते हैं और हम समझते भी हैं, और सब जो खासतौर पर स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ में जो डील कर रहे हैं, जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ की डील करते हैं, कि टेस्ट किए बगैर आप इस वबा को रोक नहीं सकते। जब टेस्ट करेंगे आप उस बंदे को अलग करेंगे, आइसोलेट करेंगे, तभी उस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके टेक्निकल वजूहात ज़्यादा हैं, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाने की कोशिश करें। आप सोचें अमेरिका जैसे बड़े मुल्क में भी इसकी कमी है आजकल और बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है और बहुत स्टेट्स में नहीं मिल रही टेस्टिंग किट्स। तो ये एक वजह है और इसकी मेरा ख्याल है कोई किसी हुकूमत की कोताही नहीं है, इसकी बेसिकली तरसील का मसला है। जी जी जी। अच्छा, अब बात यही है कि जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन को देखते हुए प्रोफेसर कमाल पाशा साहब, जी जी कमाल पाशा साहब को इन्वॉल्व कर लो, फिर आते हैं इरम इस तरफ भी, कि अब ये जो मसला है, ये जिस तरफ डॉक्टर इरम भी निशानदही कर रही हैं कि ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये मामला ही कुछ ऐसा है कि जितनी आपके पास अवेलेबल फैसिलिटी होगी आप उसको यूटिलाइज करेंगे, लेकिन खतरात इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या आपको सोल्यूशन नज़र आता है? क्योंकि हर शख्स तो टेस्ट नहीं करवा सकता और 1 दफ़ा 2 दफ़ा कितनी दफ़ा जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके लिए कैसे मुमकिन होगा? जी जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात करूं? एक चीज़ हमें बहुत वाज़ेह और क्लियर समझनी चाहिए कि जो भी लोग हैं जिनको कि ये प्रॉब्लम है, उनको अपने आप को बाकी लोगों से हटा लेना चाहिए। एक शख्स जिसको कि कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना उन्हें बुखार होता है, ना खांसी होती है, ना जिस्म में दर्द होता है। अगर वो 2 हफ्ते के लिए अपने आप को दुनिया से अलहदा कर लें और किसी को ये ट्रांसमिट ना करें तो, और सिंपल पैनाडोल की गोलियां खाएं अगर दर्द वर्द है, तो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सिर्फ हार्डली चंद % हैं जिनको के कॉम्प्लिकेशंस शुरू होती हैं, और यही इसके पीछे सोच थी कि हम आइसोलेट करें, लॉकडाउन करें। और अगर हम लॉकडाउन में रहते हैं तो 14 दिन के बाद अगर कोई केस है तो सामने आ जाएगा। अगर जिस इलाके में है उसको आप अगर लॉकडाउन मुकम्मल करके बाकी एरिया को आप खोल सकते हैं, जैसा कि चाइना में किया गया था। लेकिन अगर हम इटली की तरह अपने आप को लॉकडाउन ना किया और लोग बारी बारी निकल के शामिल होते रहे, तो उसमें फिर यह है कि ये अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। फिर इसके ऊपर हमारा कोई, चाहे जितने भी किट्स इस्तेमाल कर लें, जितने भी टेस्ट कर लें, आप किसी भी सूरत में इस पर काबू नहीं पा सकेंगे। तो ये चीज़ हमें बहुत क्लियर ज़हन में ज़हननशीन कर लेनी चाहिए कि इसका और कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी आपने चाइना और इटली की मिसाल दी, जरा इस पर आप लोगों से मजीद भी बात करेंगे। जी जी कहिए डॉक्टर इरम। जी रमशा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। देखिए, ये जो लॉकडाउन होता है या कर्फ्यू होता है किसी भी मुल्क में, इलाके में, उससे वायरस ख़त्म नहीं होता, ये याद रखिए। वायरस फिर भी रोम अराउंड करता रहता है, फैला रहता है लोगों में, मरीज़ों में, जहाँ कहीं, या नॉर्मल हेल्दी लोग जैसे जिक्र हुआ। और लॉकडाउन का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप एक तो उस मरीज़ जो हैं, अगर कोई है उस इलाके में जो लॉकडाउन किए हुए हैं, उनको पब्लिक से दूर किया जाए,
बाकी लोगों से, और दूसरी उसकी वजह होती है कि आप टाइम बाय कर रहे होते हैं, यानी आप वक्त ले रहे होते हैं कि उसमें आप और टेस्टिंग किट्स बनाएं, अवेलेबल करें, मास्क लें, पीपीई जिसको कहा जाता है प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो होता है पर्सनल, वो लें, बेड्स तैयार करें, वेंटिलेटर्स खरीदें। तो ये जो ममालिक ये करते हैं वो बेसिकली अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। ये याद रखिए कि अगर आप लॉकडाउन हटाएंगे तो फिर वेव्स आएंगी, जैसे कि चाइना अब तकरीबन उसमें खत्म हो चुका है। चलिए ठीक है, जरा इस सूरत हाल पे बात करते हैं ना कि चाइना और इटली में अभी वुहान में किया, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो 76 डेज के बाद लॉकडाउन खत्म किया गया, उसके बाद दोबारा से वो केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए। वो भी सूरत हाल तशवीशनाक हुई। शहजाद रजा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आप इस पीरियड में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से जो है ना वो अपना क्वारंटाइन पीरियड सर्व कर रहे हैं, और किस हद तक लोगों को एहतियात करने की जरूरत है? अभी भी लोग समझ नहीं रहे। देखिए, मैं एहतियात करने की ज़रूरत मैं क्या बताऊंगा, डॉक्टर्स बैठे हैं और मैं तो सल्यूट करता हूं डॉक्टर्स को और नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को, कि वो अपने आप को ख़तरे में डालकर, कुर्बानी देकर, कुछ डॉक्टर्स चले भी गए, शहीद भी हो गए, ये बावर करा रहे हैं कि हम आपके लिए हैं, हाजिर हैं। लेकिन छोटी सी बात मैं करूँगा, इन दोनों डॉक्टर्स ने तस्करा नहीं किया उसका, सिर्फ एहतियात आप बता रहे हैं कि इसकी यूँ है, आइसोलेशन कर लें, यूँ कर लें, वो सर एक बेसिक मसला पैदा होता है भूख का जी। जब कोई आदमी चला जाता है खामोशी से चुप होके कोने में, तो उसके घर वाले जो सिर्फ उस पर बेस करते हैं वो खाना क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। तो सर लोग जो एनजीओज इस वक्त काम कर रही हैं ना, बड़ा काम है उनका, ऐसे ही है, जैसे हमारे डॉक्टर्स, हमारे फौजी, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस और इदारे, तो या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी है, वो जो कर रहे हैं ना सर, मैं जेडीसी को थोड़ा लुक आफ्टर करता हूँ, बल्कि मेरे लिए सारी एनजीओज बराबर हैं। कुछ आर्टिस्टों ने काम शुरू किया है लोगों की मदद करने का, कर रहे हैं बहुत सारे, माई हेल्प के नाम से। देखिए, नवाब आलम साहब हैं, फायक साहब हैं जो एक्टर भी हैं जी जी, और वो काम कर रहे हैं। ये आलमगीर, सैलानी, ये सब लोग काम कर रहे हैं। एक हैं राशन घर, सर ताजिर इत्तेहाद वाले करते हैं जी जी, मैं आपको बताऊं ये, और एक है दोस्त वेलफेयर। सही सर, ये अपने घर के पैसे, अपने हिस्से के पैसे में से लोगों को दे रहे हैं। अब जैसे जितने लोग हैं, मैं जेडीसी को देखता हूं, मैं जो काम करते हुए उनको देखता हूं ना रमशा, आप सोच नहीं सकती। तो वहाँ ना इसकी हम एहतियात कर सकते हैं, जो मांगने जिस तरह रोते हुए आते हैं कि मेरे बच्चे का दूध नहीं है, तो क्या मैं इतना फासला रख के उससे कहूँ वहाँ खड़ो जाओ? नहीं कर सकते। जहाँ नहीं कर सकते वो अल्लाह पे छोड़ देते हैं। सही बात है, करना तो ज़रूरी है। वो भूखे, सर हम एक गरीब मुल्क हैं, हम वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते जो बड़े मुल्क अपनी एहतियात के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े ममालिक में देखें ना कि क्या सूरत हाल है, परेशानी है इस वक्त। आज सर मैं अपनी मुल्क की बात करता हूँ, अपने पाकिस्तान की बात करता हूँ, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सर मैं ये देखता हूँ कम से कम 1.5-2 करोड़ का रोज़ राशन जाता है जेडीसी से, और 1.5-2 करोड़ का उतर जाता है जो लोग मदद कर रहे हैं उनकी। और वो मैं देखता हूँ बगैर किसी फर्क के, वो ताल्लुक किसी का भी, वो उसका मजहब सिर्फ भूख है। जफर साहब वहाँ के देखिए काम कर, मुझे बात करने दीजिए या फिर मैं बात खत्म यहाँ रोक देता हूँ? नहीं आप कहिए। हाँ, बात करने दीजिए। जो एक हम एहतियात और इस सब को बहुत डिस्कस कर रहे हैं, हम भूख डिस्कस नहीं कर रहे। वो क्या करें लोग जिनकी अंदर की पावर अगर ख़त्म हो गई तो बीमारी उस पर फ़ौरन असर करती है, और असर करेगी। डॉक्टर्स बैठे हैं, जाहिर है सब कुछ। बात सिर्फ इतनी है कि हमें सब चीज़ एहतियात के साथ साथ हमें इसका भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही हमें आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। अपने हिस्से की जो काम हमें हिस्से में आया है अल्लाह की तरफ से, उस पर काम करें हम। मैं देखता हूँ जब ये जितने एनजीओज काम कर रहे हैं सर, इनका बड़ा प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आप निकलें, मदद करें। मैं डोर टू डोर जाके, मुझे वो जफर कहते हैं शहजाद भाई आर्टिस्टों को आप देख लें, आर्टिस्टों में वो लोग हैं जो 3-3 दिन घर नहीं जाते कि हम अब किराया हम खर्च करेंगे तो आएंगे कैसे। सर बड़ी ज़रूरत है उनको, उनके घर राशन नहीं है,
खाना नहीं है। सर बीमारी ही सिर्फ नहीं इस वक्त फैली हुई, इस वक्त हमारी ये जो बीमारी है भूख की बड़ा चैलेंज है यकीन साहब, और समझने की जरूरत है कि वक्त हमें जो मिला है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने अच्छे कामों में यूटिलाइज कर लें, ताकि उन लोगों की मदद भी हो जाए और उसका सबब आप बन जाए, ताकि आप भी किसी हद तक तसल्ली महसूस करें। बिलाल सिद्दीकी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। अस्सलाम, मैं हिलाल सिद्दीकी बात कर रहा हूँ जी, फरमाइए। एक सजेशन थी आप लोग के तवज्जो से अगर ये चली जाए इंतजामिया को, कि जिस तरह हम मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह का चालान करते हैं ट्रैफिक पुलिस के थ्रू, इस तरह जो लोग लॉकडाउन के अंदर गैर जरूरी तौर पर बाहर जा रहे हैं बराए करम उन पर कोई फाइन किया जाए 200 रुपए या 300 रुपए। इस तरह जो उससे जो इनकम होगी उससे ये जो लोग बेचारे भूखे हैं इनकी भी मदद हो सकती है, और दूसरी तरफ ये इसको रोक भी सकते हैं। चलिए, ये तो बड़ा जो है ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जरूरत के तहत भी निकल रहे हैं, बहुत सारों ने सिर्फ एक्टिविटी बनाई हुई है, तो हाउ टू कैटेगराइज इट ये भी है, क्योंकि पोर्टल एक बनाया गया था, लेकिन उस पोर्टल के ऊपर भी कुछ ऐसा अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस बारे में भी, हम जो एग्जाम्पल्स दे रहे हैं चाइना की, इटली की, तो हमने देखा कि इटली में जो केस नंबर अगर 31 की बात की जाए तो सैकड़ों लोग इस वायरस का शिकार हुए और उसमें ट्रांसफर किया गया एक शख्स की वजह से। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि एक शख्स के एक खानदान ने 19 लोगों में जो वायरस है उसको ट्रांसफर किया, तो एहतियाती तदाबीर ना फॉलो करने का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जैसे कि जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे और बात ये हुई कि जो लॉकडाउन की सूरत हाल है, या हमने देखा कि चाइना में वुहान में 76 डेज के बाद लॉकडाउन को ओपन किया गया, 2 दिन तक लॉकडाउन खत्म किया गया, लेकिन उसके बाद केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, तो क्रिटिकल कंडीशन है, सूरत हाल है। और फिर हमने ये भी देखा कि इटली और चाइना का डिस्कशन हुआ, तो इटली में भी अगर केस नंबर 31 की बात की जाए तो उसने सैकड़ों लोगों में जो वायरस है उसको ट्रांसफर किया। फिर पाकिस्तान में भी खातून आई, एक तकरीब में शिरकत की, 19 लोगों में उनकी वजह से वो कोरोना ट्रांसफर हुआ, तो एहतियाती तदाबीर ना फॉलो करने की वजह से हुआ। तो ये हमें किस हद तक समझना जरूरी है कि पूरे खानदान इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। डॉक्टर आदिल हैदर साहब भी मेरे साथ मौजूद है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डीन है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के। वेलकम टू द शो डॉक्टर आदिल। सो जिस तरफ मैं निशानदही कर रही हूँ, आप क्या समझते हैं कि हमें चाइना, इटली, दीगर मुल्कों से ये मिसालें लेकर समझना कितना जरूरी है इस वक्त सारी सूरत हाल को? एहतियाती तदाबीर ना फॉलो करने की वजह से हुआ, तो ये हमें किस हद तक समझना जरूरी है कि पूरे खानदान इसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। जी डॉक्टर आदिल, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो जानना ही चाह रही हूँ कि एहतियाती तदाबीर ना फॉलो करने की वजह से पूरे घरों में कई लोगों में, सैकड़ों लोगों में एक शख्स की वजह से ट्रांसफर हुआ, और अभी जो सूरत हाल है वो नो सिम्टम्स के भी पेशेंट्स आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप अभी? जी अस्सलाम वालेकुम, मुझे प्रोग्राम पे वापस बुलाने का बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी पहले मुझे आवाज नहीं आ रही थी, बट थैंक यू नाउ। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे क्लस्टरिंग, ये जो इसको क्लस्टरिंग ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं। इसमें मसला ये होता है कि अगर एक इंसान को हो जाए घराने के अंदर, तो फिर ये है कि अगर वो परहेज ही ना करें तो फिर दूसरे लोगों को और एकदम से लगने का चांस होता है, और फिर वो लोग आगे ऑफ कोर्स इसको आगे बढ़ा सकते हैं। घर में इसको रोक सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जिन साहब को ये हो, ये जिनको भी ये हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उनको बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए, और उनको एक अकेले कमरे में अलहदा रखना चाहिए। उसके अलावा वो बाथरूम उनका अपना होना चाहिए। अगर घर में और बाथरूम ना और उनको सेम बाथरूम यूज़ करना हो, तो हमेशा बाथरूम यूज़ करने के बाद वो ग्लव्स पहन के उन्हीं को डेटॉल वाइप से, ये जो एंटीसेप्टिक वाइप होते हैं, उससे उनको साफ़ करना लाजमी है। अब उनको खाना जो है पहुंचाना चाहिए उस कमरे में, और जब खाना वो खा लें तो उनके ट्रेज वगैरह को लेकर आने के लिए दूसरे को ग्लव्स पहनने चाहिए, ला के आके फिर उनको फ़ौरन धोएं साबुन से। दूसरा ये है कि वो जब भी बात करें तो मास्क पहन के बात करें। अगर मास्क वो भी पहने और जो उनसे बात कर रहे हैं, जैसे कि दरवाज़ा खोल के बात कर रहे हैं उनसे लेने के लिए, वो भी मास्क पहने, तो ट्रांसमिशन इंतहाई तक कम हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि किसी को घर में हो और वो आइसोलेट हो और दूसरों को ना लगे, ऐसा हो सकता है। सिर्फ परहेज ही करना लाजमी है।
अच्छा, एक और चीज हो रही है ना डॉक्टर इरम, वो ये हो रही है कि हम एक तो एहतियाती तदाबीर फॉलो नहीं करें, और इतने दिनों से क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया कि कब खत्म होगा, या बस सब घरों से निकलना चाह रहे हैं। तो ये जो घरों से निकलना है, ये किस हद तक आपको खतरनाक सूरत हाल में डाल सकता है, क्योंकि सिचुएशन और केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, और फिर क्योंकि जिसके अंदर सिम्टम्स नहीं भी हैं वो भी कोरोना कैरियर हो सकता है। जी रमशा, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। इन लोगों को कहा जाता है एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक, यानी बगैर अलामत के। होता ये कि ये वायरस अगर एक हेल्दी इंसान है, उसने कहीं से कैच किया, और ये वायरस आपके जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफियाती निज़ाम, उसको बाईपास करके आपके अंदर चला जाएगा और वहाँ रेप्लिकेट करेगा, यानी मल्टीप्लाई करेगा। और उसके बाद अगर आप वैसे ही गला ऐसे साफ करेंगे या कोई वैसे एक मासूम सी आपको छींक आ जाती है, तो उसमें आप लाखों वायरसेस बाहर फेंक सकते हैं। यानी कि आपको नहीं पता कि आपको इन्फेक्शन है, बाकी लोगों को भी नहीं पता, लेकिन खास तौर पे फिर वो लोग इफेक्ट होंगे जो आपके साथ बुजुर्ग हैं, 50-60 से ज़्यादा उनकी उम्र है, 50 तो ज़रा कम है, 55 और 60 से ऊपर ज़्यादा उम्र है, शुगर के मरीज़ हैं, जिगर गुर्दे के मरीज़ हैं, दमे के खास तौर पर मरीज़ हैं, या वो अफराद जो सिगरेट बहुत पीते हैं और उनके फेफड़े, उन लोगों को फिर इन्फेक्शन लगेगी। और एक मैं आपके तवस्सुत से कहना चाहूंगी, ये जो मैसेज बार बार हम लोगों के प्ले हो रहा है हमारे टेलीफोन की ट्यून्स और सब में कि ये जानलेवा नहीं है, मैं आपको रमशा ये कहना चाहती हूँ, बड़े हमें ज़ाहिर अफसोस है, लेकिन ये बहुत जानलेवा मर्ज है, और ख़ास तौर पे उन लोगों में जिनकी मुदाफ़ियत बहुत सिस्टम कमज़ोर है। सो इसलिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है कि आप एहतियात करें और बहुत ही अशद ज़रूरत की सूरत में बाहर निकलें। आप सिर्फ ये जवान लोगों को या जो बाहर ज़्यादा लोग निकलते हैं उनको मैं कहूंगी कि आप लोग एक जजीरे में नहीं हैं, आप एक कम्युनिटी का पार्ट हैं, और आपकी जिम्मेदारी भी है। मुझे पता है, जाहिर है बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत परेशानी है लोगों को, लेकिन लोगों को एक्सेप्ट करना है कि हमने इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए कम से कम, हो सकता है हमें 2 माह लग जाए, 3 माह लग जाए, इससे कम लग जाए, लेकिन जैसे भी होगा हमें ये करना पड़ेगा। और आपकी इजाजत से मैं एक रसूल सल्लम की हदीस बताना चाहूंगी। तिरमिज़ी शरीफ में है कि एक बद्दू को उन्होंने देखा कि वो अपना ऊंट बगैर बांधे जा रहा था। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, क्यों नहीं बांध रहे हो? उसने कहा मुझे अल्लाह पे भरोसा है, तवक्कल है। उन्होंने कहा पहले बांधो फिर तवक्कल करो। सो ये बात मैं आपसे कहना चाह रही थी। बिल्कुल, तो जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि अल्लाह ताला हमें बचा लेगा, बस कुछ नहीं होता ये वायरस से, क्या होगा, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात डॉक्टर हमने कही है कि जब तक आप तदबीर नहीं करेंगे तो आपके लिए जो है ना वो तवक्कल भी काम नहीं आता है। एक और चीज़ ये कि अभी जिस तरफ डॉक्टर इरम इशारा कर रही थी प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें हमने देखा कि दुनिया भर में 16 लाख केसेज रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 95,000 समथिंग डेथ्स हैं। तो ये भी हमें समझना है कि हर शख्स की जान नहीं जा रही है, वही लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिन्होंने बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर या एज फैक्टर। तो एक तो इस चीज़ को भी समझना है कि अगर आपको हो भी जाए तो आप डरें नहीं, एहतियात ज़रूर आप करें, आप इससे सर्वाइव कर जाएंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें जैसे मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा प्रोग्राम्स में कहा है कि ये एक फ्लू है जिसमें अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट होने से बचाएं तो आपके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी हमारे साथी ने बताया, और मैं आपको ये मास्क दिखाना चाह रहा हूँ। ये मास्क आम सर्जिकल मास्क है, हम देखते हैं कि लोग इसको पहनते हैं। अगर इसका एक हिस्सा है ग्रीन और एक है ये वाइट हिस्सा, अगर आप इसको यूं पहनेंगे कि ग्रीन बाहर है तो इसका मतलब ये है कि आपसे इन्फेक्शन जो सा है वो दूसरे को ट्रांसमिट ना हो। तो इसलिए आप, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो वाइट हिस्से को अंदर पहने और ग्रीन हिस्से को बाहर। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको इन्फेक्शन बाकियों से ना हो तो इसको उल्टा कर लें, ग्रीन हिस्सा अंदर और ये वाइट हिस्सा बाहर पहनेंगे, तो इससे इंशाल्लाह ये बाहर जो आपके इर्द गिर्द कोई इन्फेक्शन है तो इससे गुजर नहीं सकेगा। तो एक तो ये एहतियाती तदबीर जिनसे कुछ लोगों को पता नहीं है और उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मास्क उल्टा पहनने से या सीधा पहनने से ये हमें ये डिसाइड करना है, आप इन्फेक्टेड हैं तो ग्रीन हिस्सा बाहर, अगर आपको इन्फेक्शन का खतरा है तो ग्रीन हिस्सा अंदर कर लें। दूसरी चीज़, हमारे पास इस वक्त जो हम देख रहे हैं, नंबर्स जो देख रहे हैं वो बेशक इंक्रीज तो हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है। एक पैनिक क्रिएट नहीं हमें करना और हमने इससे डरना भी नहीं है। इसको टेक इट एज अ फ्लू, एज अ फीवर,
और इसको अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाए तो फिर ही आपको ज़्यादा वर्स इफेक्ट करेगा। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम करने की एक बड़ी वजह टेंशन, एंजाइटी, लड़ाई झगड़े जो कि आमतौर पे ऐसे मौक़ों पे हो जाते हैं, या फिर ग़िज़ाइयत की कमी। अगर हम इन चीज़ों से किसी तरह से कवर अप कर लें और लोगों को समझा सकें, और मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान और हमारे लोकल ज़राए हम लोगों तक पहुँच रहे हैं और एट डोर स्टेप्स उनकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प लाइन्स क्रिएट की गई हैं, टेली मेडिसिन का अदारा हमारी यूनिवर्सिटी में कायम है जहाँ हम रोज़ाना मरीज़ों से डील करते हैं, उनसे पूछते हैं अगर उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसका कि इलाज हम उन्हें टेलीफोन के ज़रिए कर सकते हैं तो हम उन्हें टेलीफोन के ज़रिए उनको इलाज बता देते हैं, नहीं तो 1122 से उन्हें घर से हम यहाँ पे करवा के अस्पताल लाते हैं, उनका इलाज करते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है ये ग़िज़ा का, जैसे हमारे साथी ने कहा, तो उसके लिए भी हमारे हेल्प लाइन पे अगर कोई हमें ये रिक्वेस्ट कर दे तो हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट दोस्तों ने यहाँ पे स्टोर्स बनाए हुए हैं जहाँ पे हम उन्हें फूड स्टेप उनके घर पे हमारे स्टूडेंट्स की मदद से हम खाना पहुँचाते हैं। तो माशाल्लाह इस वक्त हालात इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन लोगों को थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हिम्मत और थोड़े से तवज्जो की जरूरत है। और सबसे जरूरी है कि जो हुकूमत बिल्कुल, तो जहां लोगों ने इतना सब्र किया है थोड़ा सा और सब्र कर लें, ऐसा ही है। तो बिल्कुल ये जो रोजाना आपके लिए यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद होते हैं इतनी टफ ड्यूटीज के अंदर भी, तो आपको समझने की जरूरत है कि थोड़ा सा सब्र और हिम्मत और चाहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मोहम्मद अली एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, क्या सवाल है? वालेकुम सलाम मोहतरमा। मोहतरमा मेरा डॉक्टर मोसवा साहब से सवाल है जी कीजिए। कि थोड़ी देर पहले फरमा रहे थे कि कोरोना वायरस की अलामत खांसी या बुखार की अलावा भी और भी ऐसे भी हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कहते हैं कि धूप पे सो जाओ या नज़ला जुकाम होता है। तो इस तरह दूसरी बात मेरे डॉक्टर रमशा साहिबा से अपील है, गुजारिश है कि वो कह रही थी कि जिसको हो जाए या शक की बिना पे तो उसको अकेला कमरे में रखा जाए। मैं जिस इलाके से बात कर रहा हूँ तहसील रुझान है, तो मैं याद कर रहा हूँ एक कमरे में मैं देखता हूँ 5-5, 6-6 बंदे रहते हैं। वॉशरूम ही जिनके नहीं है तो वो क्या एहतियाती क्या कर सकते हैं? और ठीक है, सही। तो आपके सवालों के जवाब लेते हैं। एक और कॉलर हैं लकी हुसैन, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है जी डॉक्टर, मेरा सवाल है जी डॉक्टर आदिल हैदर साहब से जी। हेलो जी 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 कहिए, सुन रहे हैं आपको। मेरा डॉक्टर हैदर साहब से सवाल है जी, मैं कॉटन का वो मास्क इस्तेमाल करता हूँ, उसको क्या बार बार वॉश करना चाहिए या कोई और मास्क इस्तेमाल करना चाहिए जी? ठीक है, आपके सवालों के जवाब लेते हैं। सबसे पहले कमाल पाशा साहब, आपकी तरफ सवाल आया कि एक तो एहतियाती तदाबीर के हवाले से वो पूछ रहे थे कि जो आपने बताया नज़ला ज़ुकाम, और फिर दूसरी बात ये एक कमरे में 5-5 लोग हैं, लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि अलग अलग वॉशरूम्स हो, तो वो क्या कर सकते हैं फिर ऐसी सूरत हाल में? जी, ये मेरे भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि आजकल जो है ना सिर्फ ये कि कोरोना वायरस, बल्कि हमारे पास ये फ्लू दूसरा H1N1 भी है, और इसके अलावा हमारे पास ये पोलन का सीज़न भी है जिसमें हमें एलर्जिक टाइप रिएक्शन होते हैं। तो इसमें हमें जो चीज़ ख्याल करनी चाहिए कि जो कोरोना में एक बड़ा टिपिकल का सिस्टम है जिसके बीच में आपको ज़्यादातर ये कि खुश्क खांसी होती है, बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, निस्बतन दूसरे एलर्जी और दूसरे जिसमें कि नाक भी बहता है और बलगम वाला खांसी और छींकें शुरू हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों में काम एक ही करना है। अगर आप एक कमरे में हैं और बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठने के बजाय थोड़े से फासले पे बैठ जाएं। अगर आप मुनासिब समझे तो मास्क का इस्तेमाल करें। आप हाथ मिलाने के या खाना शेयर करने के बजाय अलहदा प्लेट्स में करें। खिड़कियां जो सी अपनी वेंटिलेशन के लिए खुली रखें ताकि वहाँ पे ताज़ा हवा आए। और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आपका एक टॉयलेट है तो जो यूज़ करे फिर उसको साफ करके अगले के लिए काबिल इस्तेमाल करके छोड़ें। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जो है सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़की हुसैन ने हमें कॉल की तो उन्होंने कहा कि कॉटन के कपड़े का मास्क इस्तेमाल करें। डॉक्टर आदिल हैदर।
जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत आपका शुक्रिया कि आप मास्क यूज़ कर रहे हैं। जो सर्जिकल मास्क होता है उसमें 2-3 लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं और बीच में एक फ़िल्टर का लेयर होता है। तो जो वो फ़िल्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो जो है एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। जो कॉटन का मास्क अगर आप पहन रहे हैं सिर्फ कॉटन का, तो उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, तो उसको आप धोएं और उसको फिर सुखाएं तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई। मगर ये कि वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना जो सर्जिकल मास्क है जिसमें फ़िल्टर होता है, इतना वो इफेक्टिव शुरू से भी नहीं था। अब शुड यू वेयर, यानी कि कॉटन का मास्क पहनने का फ़ायदा ही क्या है? जी बिल्कुल फ़ायदा है, थोड़ा सा तो कम होगा, इतना कम नहीं होगा जितना सर्जिकल मास्क से ट्रांसमिशन कम होती है, मगर थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो बेहतर है कि पहने मास्क, मगर सबसे बेहतर है कि अगर आपको सर्जिकल मास्क मिल सके तो वो पहनिए। अच्छा, तो जिनके पास सर्जिकल मास्क हैं वो भी ये कर रहे हैं कि एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद वही मास्क बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कर सकते हैं? जी देखिए, मास्क जो है आप जब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक वो गीला ना हो। अगर वो गीला हो जाए और फिर उससे उसके जो फिल्टर की चीज़ें हैं वो लेस इफेक्टिव हो जाती हैं। कुछ लोगों ने ये भी किया है कि वो गीला हो गया तो फिर उसको उन्होंने इस्त्री करके वापस पहन लिया। अब उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो डेफिनेटली उससे कम हो जाएगी। सबसे बेहतर ये है कि अगर आप सर्जिकल मास्क पहनें और उसको साफ रखें और उसको गीला ना होने दें, और उसके बाद अगर वो उसमें अगर वो गीला हो जाए और आपके पास कोई और मास्क ना हो तो फिर ऑब्वियसली उसको ड्राई करके दोबारा पहनें। चले सही। डॉक्टर इरम, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहती हैं कि इस वक्त जो लॉकडाउन है उसमें थोड़ा सब्र और करना है, क्योंकि यही वाहिद एहतियात है, हमें समझना है इस चीज़ को? जी बिल्कुल रमशा, थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि एक मेरा मैसेज मैं चाहती हूँ कि ये गलत ना पहुँचे कि सिर्फ वही लोग बीमार हो सकते हैं जिनकी मुदाफ़ियत कम है, उम्र ज़्यादा है, या शुगर या जिगर के या गुर्दे के या इस तरह के मरीज़ हैं। इटली में 10% लोग जो है 20 साल, 30 साल और 40 साल की उम्र के, उनकी वफ़ात भी हुई है। और उन्होंने देखा है कि उन लोगों में अभी तक इसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है। शायद उनका वायरस ज़्यादा ख़तरनाक था, म्यूटेंट था, जो कि यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरस बड़ी जल्दी अपनी हैयत तब्दील करता है इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह, जैसे कि हमें हर साल नया वैक्सीन बनाना पड़ता है। तो इसलिए ये मैसेज ये नहीं है कि आप लोग जो जवान लोग हैं, यंगर एज ग्रुप हैं, वो बिल्कुल आप कोई एहतियात की आपको ज़रूरत नहीं है और आप सिर्फ बुजुर्गों को ही है। सो एवरीबडी 100% हम सबको एहतियात की ज़रूरत है, सबको घरों में रहने की ज़रूरत है। जिनको बाहर निकलना है, मैं आजकल अपने वीडियो लिंक से अपने पेशेंट्स देख रही हूँ, सो वो भी एक लोगों को भी उसकी आदत हो रही है। दूर इलाकों के साहिवाल, जहलम, आज़ाद कश्मीर लोगों को पता चल गया है, वो टेलीफोन्स के ऊपर भी उनकी हैं वीडियो लिंक्स हैं और देखें। सो कुछ मरीज़ हैं ऑफ कोर्स जिनको आपको देखना पड़ता है इमरजेंसी में, जिनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये तो मैं तो अपने शोबे की बात कर रही हूँ, लेकिन बाकी भी। और दूसरा जो अंदर रहना है उसमें आप अपने आप को जहनी तौर पर आपने कहना है कि अब हमने घर में कुछ अरसा रहना है। इसके लिए मैं ये एक सजेशन दूंगी कि आपने जैसे कि अजीज़ों, रिश्तेदारों, हमसायों से आप मिले फोन के जरिए, वैसे नहीं मिले जाके, लेकिन एक और बात है कि आप खत लिखना शुरू हो जाए अपने अजीजों को, दोस्तों को, फिर व्हाट्सएप कर दे उनको, या आप कोई लैंग्वेज। बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर इरम मौजूद थी, डॉक्टर आदिल मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। कुछ नज़र डाल लेते हैं कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि कोरोना के बायस हमने देखा कि बड़ी बड़ी जो मईशतें थी उनमें शदीद उतार चढ़ाव नज़र आ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मंदी का रुझान रहा। तो इस वक्त क्या सूरत हाल बेहतर हुई है, बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शराज अहमद हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। शराज, बताइएगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल है और इस वक्त तक कहाँ खड़ी है एक्सचेंज? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो रवा हफ्ते उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी रहा। ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही अब तक मार्केट में जो है वो उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मार्केट 31,800 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होती हुई देखी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी मार्केट में कुछ तेज़ी का रुझान बरकरार रहा, जिसकी वजह से मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट एक मरतबा फिर 31,800 पॉइंट्स की जो सतह है उस पर आ चुकी है। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते का मवाजना किया जाए तो
200 पॉइंट्स का जो है वो सिर्फ मामूली इजाफा देखा गया, जबकि इसी दौरान मार्केट में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की जो है वो गिरावट भी देखी गई थी। इस हवाले से स्टॉक माहिरीन से हमारी बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि जहाँ कोरोना वायरस की वजह से आलमी मईशतें मुतासिर हुई, एशियाई मार्केटें से शदीद मंदी का शिकार हुई, उसके असरात पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी देखे गए और इसके साथ साथ जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ उसने जो है गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उसको मज़ीद बढ़ा दिया। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक माहिरीन हो या स्टॉक ब्रोकर्स, तमाम तर लोग जो हैं वो शेयर्स की फ़रोख्त के बजाय ख़रीदारी के बजाय फ़रोख्त को तरजीह दे रहे हैं और इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट जो है वो मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही है। इसी के साथ साथ तो शिराज, अभी कौन कौन से शोबे हैं जहां हमें कारोबार देखने में आ रहा है और मंदी कहां कहां है? देखिए, तमाम तर जो सेक्टर्स हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मंदी का जो असरात थे वो देखने को नज़र आए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा जवाल का शिकार हुई। इन 20 से 22 रोज़ के दौरान मार्केट जो है तकरीबन 28,000 पॉइंट्स की सतह पर भी जो है वो ट्रेड होती हुई देखी गई, लेकिन हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से कुछ माशी इस्तेहकाम देखा गया और मार्केट में कुछ बेहतरी देखी गई और इसीलिए मार्केट इस वक्त 31,000 पॉइंट्स की सतह पर जो है वो ट्रेड होती हुई देखी जा रही है। सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार था, लेकिन आलमी मार्केट में जो प्राइसेस बेहतर होने की वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल सेक्टर कुछ बेहतरी की तरफ जो है वो रागिब हुआ है। इसके अलावा केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइजर्स, फूड एंड बेवरेजेस, इन तमाम सेक्टर्स में भी कुछ तेजी देखी गई, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट तो शिराज, ये भी बताइएगा कि डॉलर की कीमत इस वक्त क्या है और इसमें इजाफा रोकने के लिए कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, रुपए की कदर में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रेशर दिखा गया जब से हुकूमत की जानिब से शरह सूद में कमी का जो फैसला किया गया और इंटरेस्ट रेट 11% पे करने के बाद रुपए पर उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर तकरीबन 8 रुपये तक महंगा भी हुआ, लेकिन स्टेट बैंक की जानिब से कुछ इंटरवीन किया गया मार्केट में डॉलर लाने के लिए। तलब और रसद का जो फ़र्क बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए कुछ इकदाम किए गए, जिसके बाद हमने देखा कि इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 167 रुपये की सतह पर जो है वो बहाल हो चुका है। इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 167 रुपये 58 पैसे की सतह पर जो है वो ट्रेड हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपये 80 पैसे की सतह पर जो है वो आ चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज अहमद, आपने हमें तफसील से आगाह किया। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आउटडोर आप फील्ड में काम कर रहे हैं तो एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। वेलकम शकील रामे साहब। सबसे पहले जिस तरह शिराज से बात हो रही थी कि डॉलर की कीमत में अगर देखा जाए तो रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव हो रहा है, इजाफा हो रहा है, इस कीमत को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? स्टेट बैंक का रोल क्या हो सकता है उस पेंडेमिक में, इस सूरत हाल में ओवरऑल? देखें जी, पाकिस्तान के पास इस वक्त चॉइसेस बहुत कम है कि ये इसको कंट्रोल किया जा सके। आप देखें ना कि सबसे पहले तो हमारा जो कि हॉट मनी जो हमने पहले बात कर रहे थे वो भी उसकी भी फ्लाइट शुरू हो चुकी है पाकिस्तान से, कि जिसकी बेसिस पे हम कह रहे थे हमारे रिजर्व बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर की कीमत है वो मुस्तकम हुई है, तो वो भी हमारे पास अभी जो लिवरेज था वो थोड़ा सा कम हुआ है। फिर इसके अलावा अभी जो गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा पैकेज लाना पड़ा है कि आप देखें रिलीफ पैकेज जो लेके आए थे, इसलिए गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इसके रिसोर्सेज पे एक और क्या जिक्र पहुंचने की उम्मीद है। जिसकी वजह से अभी देखें ना, अब गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक और IMF से भी पैसा मांगा है कि हमें पैसे दिए जाएं ताकि हम अपने रिसोर्सेज को कवर कर सकें, जहाँ अपने जो लॉसेज है उसको कवर कर सकें। तो मुझे ये शॉर्ट टर्म में तो नजर नहीं आ रहा कि हम इसकी प्राइस को कंट्रोल कर सकें। जो दूसरी एक बहुत बड़ी चीज़ हो रही है कि जिसको हम अभी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वो हमारी एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स अभी इमर्ज हो रहे हैं। बस देखें, अभी एक तो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन है उसकी वजह से हमारी व्हीट की जो कि हार्वेस्टिंग होनी थी, ग्राम की या इसकी अनियन की, उसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसी तरह हमारे जो कि साथ साथ हम देखें तो पिछले कुछ अरसे में 2 माह के दरमियान देखें बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं। ये जो बारिशें हुई हैं ये हमारी व्हीट की क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए ग्राम, अनियन और गार्लिक की इन चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। इनकी प्रोडक्शन कम होने का खतरा है। जब इनकी प्रोडक्शन कम होगी तो हमें शायद हो सकता है एक और चीज़ इन्फ्लेशन को देखना पड़े, क्योंकि जैसे जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो उसकी जो प्राइसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इस तरह में हो सकता है ये देखना पड़ेगा नियर फ्यूचर में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे एक और असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी जो कि हमारा एक रिसोर्स है कि वो जिस पे हमारा इम्पैक्ट है वो पड़ जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि हमारा हो सकता है कि डॉलर की जो कीमत है कि नियर फ्यूचर में वो शायद कंट्रोल ना हो पासे।
तो शकील साहब, हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान में ओवरऑल कोरोना की वजह से हमने देखा कि छोटी या जो दरमियाने दर्जे की सनतें हैं उसमें बुरहानी कैफियत पैदा हो गई। अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पर भी हमने देखा कि एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मनसूख हुए, जिसकी वजह से एक बड़ा धचका हम इसको कह सकते हैं कि लगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर किस हद तक जो है ना वो हमें इस पर रिकवरी करने में टाइम लग सकेगा, या इनको कैसे संभाला दिया जा सकता है इस सूरत हाल में? देखिए, एक जो हमारी एक्सपोर्ट की जो आप बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट का तो डिपेंड करेगा जो हमारी के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं कि उनमें एक इकोनॉमी का क्या सिचुएशन है। मतलब देखें, हमारी जो सबसे बड़ी अभी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएस है, यूके है, जर्मनी है, या इस तरह कुछ इटली में जाता था, स्पेन में जाता था। अब देखिए, ये सारी के सारे वो ममालिक हैं जिनमें बहुत ज़्यादा यानी कि कोरोना कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। अब अगर सिर्फ अमेरिका के स्टैटिस्टिक्स देखें, जो कि हमारा सबसे बड़ा यानी कि एक्सपोर्ट पार्टनर है, जहाँ हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जाती हैं, तो 1600,000 जो लोग हैं, यानी 16 लाख लोग जो हैं कि वो जॉबलेस हो चुके हैं। अब अगर वो उसको यानी कि जॉबलेस की हम बात करते हैं हम, तो वो तो देखिए जब तक उनकी वो रिकवरी नहीं होगी तब तक वो हमारे क्या कहते हैं हमारी जो कि प्रोडक्ट्स है उनकी एक्सपोर्ट कम होगी, क्योंकि उनका जो लोकल कंज्यूमर है उसकी जो परचेजिंग पावर कम हो चुकी होगी। जब उसकी परचेजिंग पावर कम हो चुकी तो हमारी जो कमोडिटी उधर जाती हैं, स्पेशली टेक्सटाइल की जाती हैं, तो उनके लिए ये लग्जरी गुड में भी आती हैं कुछ चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा पहले हम करते थे। तो अब ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि उनकी यानी कि इकोनॉमी कितनी जल्दी रिकवर करती है। एक तो वो चीज़ है। दूसरा ये है कि जो हम जो अब एसएमईज की बात करते हैं या टेक्सटाइल की बहुत सी चीज़ें हम इनके रॉ मटेरियल जो थे कि वो हमें इंपोर्ट भी करते थे। मतलब रिसेंट टाइम्स में हमने देखा था कि हमने कॉटन को भी इंपोर्ट करना शुरू किया था सेंट्रल एशियन स्टेट से। अब देखना पड़ेगा कि कितनी हमारी इंपोर्ट आ रही है। मैं देखे ना, कभी काजकिस्तान ने तो अभी बैन लगाना शुरू कर दिया स्पेशली फूड आइटम्स पे। अब हो सकता है कि कल को वो किसी और आइटम पे भी बैन लगाना शुरू कर दे ट्रेड पे। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसमें अभी तक तो क्या कहते हैं कि हम अपने क्या ख्यालात के घोड़े तो दौड़ा सकते हैं, मगर इसको अगर हम ये कहें कि ये अब होगा ऐसे होगा तो वो अभी उसमें थोड़ा टाइम होगा हमें सिचुएशन क्लियर होते हुए। दूसरी बात यह है कि हमें अभी किसी को ये अंदाजा नहीं है कि कोविड-19 कितना लंबा चलेगा। तो शकील राम साहब, ये जो बात आपने की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, हमने देखा कि आपने फूड प्रोडक्ट्स की बात की, फूड की बात की, तो हम क्योंकि एक ज़राई मुल्क हैं तो हम इस वक्त फूड प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए किस हद तक जो अपनी मईशत को संभाला दे सकते हैं? क्योंकि बारहा इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ज़राअत पे फोकस करें, एग्रीकल्चर पे फोकस करें, एटलीस्ट हमें ये तो इम्पोर्ट ना करनी पड़े चीज़ें। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो इस दफ़ा हुआ है कि वो जो बारिशें हुई ना बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से, अभी देखिए हमारा हार्वेस्ट सीजन चल रहा है, यहाँ पर आके गंदम ने पकना होता है, यहाँ उसकी जो क्वांटिटी मेंटेन होती है। इसी तरह ग्राम्स की जिसको चना कहते हैं जो कि लोकली बहुत ज़्यादा खाया जाता है स्पेशली रूरल एरिया में। फिर अनियन की, जब प्याज की हम बात करते हैं, इनकी हार्वेस्टिंग का सीजन आ रहा था तब बारिशें शुरू हो गई जो कि इसकी नेगेटिव प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएगी। ये कंफर्म है क्योंकि अभी जो जो बारिशें हुई हैं जिस सीजन में, ये उसकी नेगेटिव प्रोडक्शन की तरफ जाएगी, उसकी प्रोडक्शन को लोअर करेगी। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसको एक्सपोर्ट करके हम कुछ अपनी इकोनॉमी की सहारा दे सकें, तो मुझे ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है जो कि स्टैटिस्टिक्स नज़र आते हैं। क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है कि वो जो कि रिक्वायर्ड होती है कि वो 122 kg है पर पर्सन फॉर वीट। गंदम के लिए 122 kg चाहिए होता है पर पर्सन के लिए पाकिस्तान में। अभी जो हमें कैलकुलेशन नजर आ रही है वो हमें नजर आ रहा है कि 100 kg अवेलेबल होगी। जब हमें खुद ही अपनी कैलकुलेशन से ही कम चीजें मिल रही हैं तो हम उसको यानी कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? तो अभी मैं बल्कि ये कह रहा हूँ कि जो हमारी एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी है वो हमारे लिए एक नया प्रॉब्लम लेके आएगी। यानी कि हो सकता है वहाँ प्रॉपर्टी का भी कुछ इशू हो, वहाँ पर हमें प्राइसेस का इंक्रीज भी हमें नजर आएगा। यानी कि कुछ जो बेसिक कमोडिटीज है, मैं देखा ये तीनों जो कमोडिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, प्याज इस्तेमाल रोजाना होता है, ग्राम होते हैं और वीट जो कि हमारे स्टेपल फूड है। अब जो 2-3 चीजें जो आपके स्टेपल फूड में यानी कि जो शौक आया प्रोडक्शन का, तो ये आपके मुल्क में क्या कहते हैं कि इसकी प्राइसेस को बढ़ाने का अमल हो सकता है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसको कितने तरीके से डील करती है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अभी भी इसको बिलियंस ऑफ रुपीज का 28 बिलियन का मेरे इसको पैकेज दिया एग्रीकल्चर को, इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए। मगर लॉन्ग रन में यानी नेक्स्ट सीजन में क्विकली शकील साहब, अभी जो हुकूमती की तरफ से इकदाम किए जा रहे हैं इस पेंडेमिक में, आपको किस हद तक वो साउंड दिखाई दे रहे हैं इकॉनमी की सूरत हाल को देखते हुए? देखिए, जो हुकूमत के पास पहले बहुत लिमिटेड स्पेस थी इकोनॉमी में प्ले करने के लिए, तो अब जो उनकी स्पेस जो है कि और लिमिटेड हो गया है। मगर एक चीज़ है कि जिसपे अगर गवर्नमेंट अभी ध्यान दे तो हो सकता है कि हम शॉर्ट टर्म में उससे रिवाइव कर सकें। हमें जो CPEC से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन का वर्क है, स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जब हम बात करते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन को इमीडिएटली स्टार्ट कर दें। इसी तरह उसके जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के,
उसको इमीडिएटली स्टार्ट शुरू कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें। कि वो चीज़ें यहाँ से आपको, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंस्ट्रक्शन की बात की थी, उसमें भी कंट्रीब्यूट करेगा, ये हमारी अनस्किल्ड लेबर को भी कंज्यूम करेगा और हमारे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा कि जिससे डोमेस्टिक कंजम्पशन को थोड़ा सा इम्प्यूटर्स मिलेगा, जिसकी वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट में लॉस हो रहा है शायद हम उसको कवर कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शकील रामे साहब मेरे साथ मौजूद थे और जो सूरत हाल है अकबर संगीन है, बड़ी बड़ी जो मईशत हैं वो इस वक्त कोलैप्स कर गई हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल संगीन ही है, फौरी तौर पर मेजर्स लेने की ज़रूरत है और इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया शकील साहब हमारे साथ मौजूद थे। समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है और जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इस कार्य खैर में हिस्सा नहीं लेंगे, तो इस सूरत हाल से निपटना हम सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ हुकूमतों में नज़रसानी नहीं करनी। जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि इतनी खैरात, इतनी मदद करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, जिस सूरत हाल में लोग काम कर रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त भी नहीं समझ रहे, जो इस वक्त भी नहीं सोच रहे कि हम किन हालात पर खड़े हैं। वहाँ 15 दिन का राशन होने के बावजूद शख्स ने, जो खातून है, उन्होंने कह दिया कि नहीं आप चले जाएं, किसी और को इसकी ज़रूरत हो। हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं और उसके बावजूद नहीं सोचते कि हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो क्या है, दूसरे लोगों का हम हक मार देते हैं। और ये राशन बेच के आप लग्जरी आइटम्स खरीद रहे हैं, शैम्पू और दीगर चीज़ें आपको चाहिए, तो ये सोचना होगा हमें कि हम किधर आके खड़े हुए हैं और ये जो हालात हैं क्या वाकई हमें ये सब कुछ करने की इजाज़त देते हैं। और फिर मुसलमान होने के नाते यही सोच लीजिए कि हमारा दीन क्या कहता है, हमें कितनी हद तक ये ताकीद की जाती है कि हमें मुस्तहिक अफराद की मदद करनी है। और ऐसी सूरत हाल अगर पैदा हो जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दिखाया कि अगर 2 खजूर हुआ करते थे तो आप वो भी उसमें से भी किसी को बांट दिया करते थे। तो जहां ये मिसालें मौजूद हों वहां ऐसे काम होते हुए हमें नजर आते हैं तो बहुत दिल दुखता है, कुड़ता है। बात करेंगे ये जो हमारा सब कुछ हो रहा है माशरे में, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। राना आसिफ हबीब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, समाजी कारकुन है। वेलकम टू द शो आसिफ साहब, आपका शुक्रिया आपकी आमद का। आपने इस अहम मौजू पे बुलाया। आसिफ रसूल साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं आसिफ साहब। बीना गोइंदी साहबा मौजूद हैं, मुसन्निफा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। और ऐनुल हक बगदादी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ऐनुल हक बगदादी साहब, ये कौन लोग हैं, किस तरह से ऐसे काम कर लेते हैं कि जहां लोग अपनी सेहत की परवाह किए, अपनी जान की परवाह किए बगैर NGOs काम कर रही हैं, लोग सड़कों पर राशन बांट रहे हैं, वहां लोग राशन ले जाके बेच रहे हैं, तो हक तलफी आप दूसरों की भी कर रहे हैं। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीनन ये काबिल मुज़म्मत अमल है, क्योंकि अज़ल से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शैतानी ताकतें जो हैं उनको भी इस बात की साथ साथ मौका मिला हुआ है, वो भी साथ में चल रहे हैं। जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई हिदायत के मुताबिक इंसानियत की खिदमत के लिए ये हमारी जो तंजीमात हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काम कर रही हैं, तो उसके साथ साथ ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो इस तरह का काम करके और हमारे कह लेंगे एक इंसानियत के ऊपर एक धब्बा लग चुके हैं। मैं यहाँ पर गुजारिश ये करूँगा कि ये तो बात आपने की है कि वो साजो सामान जो लोग खैरात की सूरत में लेकर घरों में जमा करते हैं, हमें जो दीन ने हमारे या इंसानियत जो सिखाई गई है बुनियादी तौर पर, उसमें तो इस हद तक कहा गया है कि आप दूसरों का माल नहीं बल्कि जो आपका अपना ज़ाती माल आपने अपनी मेहनत के ज़रिए कमाया हुआ है, वो माल भी आपका अपना नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी गरीब, मस्कीन और नादार लोगों का हिस्सा है। और फरमाया गया कि फ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, कि जो माल आपने अपनी मेहनत से कमाया है उसके अंदर महरूम लोगों को, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत से महरूम रखा है, उनका हिस्सा मौजूद है, आप उनको उनका हक़ अदा करें। और इसी तरीके से दूसरी कई जगहों के ऊपर भी जो हमारे कुरान अज़ीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखा दिया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उसूल ये दिया गया कि जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर कोई कैद नहीं लगाई कि इतना माल होगा तो ज़कात अदा करोगे, इतना माल होगा तो टैक्स अदा करोगे, बल्कि फरमा दिया कि आप
जो अवेलेबल आपके पास है वो एक 100 रुपया भी हो सकता है, उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करके अपने दिल की तस्कीन कर सकते हैं। ये तो हुक्म इस साइड पे है कि जो आपका जायज़ माल है आप उसको भी अपने पास बाउंड नहीं रख सकते जब कोई नादार हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा क्लियर कट फरमान है इसके ऊपर। आपने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर कर सैर होकर रात को खा के सो जाए और उसका पड़ोसी भूख से भूखा हो। बिल्कुल तो ऐसी सूरत में कि जब आपके पड़ोस में एक भूखा आदमी है वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता, तो वो कहाँ वो शख्स कि जो गैर कानूनी तरीके से लोगों का माल हड़प करके अपने पास जमा करता है और उसको फरोख्त करता है। हकीकत ये है कि हमारे पास बेसिकली अल्लाह का तवक्कुल की कमी है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो हम ये जिस हद तक हक तलफी कर रहे हैं और फिर दूसरी तरफ ये भी शिकवा करते रहते हैं कि हमारे पास ये मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है, सोशल बैलेंस कितना आउट हो जाता है ये इस तरह के किसी कुछ चंद भी लोग हों उनकी वजह से। देखें, बीइंग ए सोशोलॉजिस्ट अगर आप देखें तो ये इंसानी रवैये हैं और जिनकी वजह से इस तरह के देखते हैं कि नताइज आपको मिलते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सिस्टम और मैकेनिज़्म के हवाले से तो पाकिस्तान हुकूमत की जो वजारत इत्तलात और नशरियात है उसका पूरा पाकिस्तान पीस कलेक्टिव के नाम से एक प्रोजेक्ट है कि जो शफाफ चैरिटी के ऊपर है कि हक हकदार तक पहुँचे। तो उसके लिए हुकूमत ने तो तीनों सूबों में लॉस बनाए हैं और चैरिटी कमीशन भी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अपनी इखलाकी, मजहबी और अपनी जो मोरल उनकी ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी इस टाइम अदा करें। मुश्किल की ये घड़ी है और इस टाइम अगर राशन या जो चीज़ें लोगों तक पहुंच रही हैं कोशिश करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक लें, ख्वाहिश के मुताबिक ना लें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को इस्तेमाल करें और लोगों का भी ख्याल करें कि ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पा रही या वो अपनी खुददारी की वजह से अपने घरों से निकल नहीं पा रहे या किसी से सोशली तौर पर वो कह नहीं पा रहे कि किसी काउंसलर को, किसी अपने सोशल वर्कर को कि हमें ये चीज़ें दी जाएँ। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे जो तरबियत है माँ बाप की, सोशलाइजेशन है, सोसाइटी की सोशलाइजेशन है, उसका पूरा उसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि इस वक्त जिस तरह आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चाहिए कि जो टेस्टिमोनियल और कंपैरेटिव एनालिसिस जो आपकी जो टीम ने बड़ा खूबसूरत किया है, ये कंपैरेटिव एनालिसिस इंसानी रवैयों में तब्दीली भी ला सकता है और मुस्बत सिम्त में उसके अंदर जा सकता है, ना कि उनको उनके ऐसे लोगों को हम कोई और विक्टिमाइजेशन करें। ठीक है, जिसने भी वायरल की उसको भी चाहिए था कि इनके चेहरे ब्लर कर देता ताकि हमारा मकसद इन वीडियोस को दिखाने का सबक था, ना कि किसी की तस्दील था। ठीक है, तो एक तरफ ये वबा फैली हुई है बीना साहब और दूसरी तरफ ये जो लालच है लोगों की ये ख़त्म ही नहीं हो रही और फिर हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें इस वक्त मदद की ज़रूरत है, मदद करें मुसलमान भाई। तो आप खुद भी तो देखें ना कि आप क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए आप गड़ा खोद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो हम जिस वबा में मुब्तला हैं ये एक हमारा मसला नहीं है, ये इस वक्त पूरी कायनात जो हमारी इस वक्त दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं ये हमारा सबका एक इज्तिमाई मसला है। अब इस इज्तिमाई मसले में हमारे रवैये भी इज्तिमाई होने चाहिए। कोई वाक़या कहीं पे भी होगा उससे हमें सबक लेना है, वो यहाँ पे हो या कहीं हो। तो हमें इस ग्लोबल विलेज की वजह से अगर हमें ये बीमारी हमारे नसीब में आई है तो हमारी एथिक्स और मॉरल की ड्यूटी भी यही है कि हमें उन एथिक्स कोड्स को इस्तेमाल करने का यही वक्त है। इस वक्त जो वक्त है ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम खुदा से दूर हों या खुदा हमारे से नाराज़ है। खुदा के वास्ते इस वक्त हमें खुदारा सबसे मेरी ये इल्तिजा है कि हमें खुदा के ज़्यादा करीब होना पड़ेगा। उसके इसलिए करीब होना पड़ेगा कि हम एक वाहिद ज़रिया है कि हम खुदा को इस वक्त कर्ज़ हसना दें। वो यूँ है कि हम अपने इखलाकी रवैयों में से कोई ना कोई चीज़ ऐसी निकाल के ज़रूर उन बहन भाइयों को देखें। गरीब तो चलें, हम उनका हुकूमत भी सोचती, मैंने तो कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बेचारे जॉब भी कर रहे हैं, यकीन माने उनकी जॉब्स ख़त्म हो गई, वो किसी को कह भी नहीं सकते, ये बात है। इसके लिए हमें ये ज़रूर रखना चाहिए कि वो बैलेंस जिसका मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, उस समाजी बैलेंस का गुर्बत और अफलास और हमारे ज़रूरियात और हमारा एहतियाज, इसमें हमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। वो बैलेंस तब होगा। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया तो कहने लगी घर में जो है उसको पकाएं फिर बाज़ार जाएं। जब आखिरी चीज़ भी आपकी दाल है तो सब्ज़ी खाएं, सब्ज़ी है तो प्याज खाएं, प्याज है तो अंडा खाएं। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, फ्रिज खाली हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म, उसके बाद आप बाज़ार जाएं और करें। ये नहीं है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ये भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एक अंदाज़ है कि हम अपने अपने फ्रीज़र और फ्रिज भर रहे हैं, हम अपने घरों में पेंट्रीज़ भर रहे हैं या किचन भर रहे हैं। खुदारा आप
4, 5, 10 दिन का राशन हम कम खाना शुरू कर दें इन दिनों में, मतलब हम अपने, यकीन माने भूख मर जाती है गम से, तो कैसे हमें है, और हमें ज़रूरत के मुताबिक इस वक्त खर्च करना चाहिए, ये मेरा एक ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़रूरत यही है कि एक दूसरे की मदद करें। और फिर ये जो मुखय्यर हजरात हैं, ये अगर मदद कर रहे हैं तो किस हद तक कैसे आइडेंटिफाई करें कि वाकई हकदार है या ऐसे हैं जिनको हमने वीडियोस में भी दिखाया। तो इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहिए। शो में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। आसिफ रसूल साहब की तरफ बढ़ते हैं। आसिफ रसूल साहब, जो बात हो रही थी कि ये कैसी जो लालच है, कैसी तलब है कि इस सूरत हाल में भी ख़त्म नहीं हो रही और हम अभी भी दूसरों का एहसास नहीं कर रहे, और फिर बात कहते हैं कि हमारे सोशल बैलेंस नहीं है, गुर्बत का खात्मा नहीं होता हमारे मुल्क से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जारी सी बात है, इस वक्त जो सिनेरियो हमारे सामने है, बहुत पहले हम देखते हैं ना थोड़ा सा बैकग्राउंड, यानी ये वर्ल्ड वार 2 के बाद शायद पहली दफ़ा इस तरह हुआ है कि पूरी दुनिया में साइमल्टेनियसली ये मसला पैदा हो गया। पहले होता था किसी एक मुल्क में हुआ, किसी एक खत्ते में हुआ, तो बहुत सारे ममालिक आ जाते थे हेल्प करने, बहुत सारी बड़ी बड़ी NGOs आ जाती थी हेल्प करने के लिए। लेकिन अब हम देख चुके हैं तकरीबन 200 से ज़्यादा ममालिक खुद इसका शिकार हो गए हैं। फिर पाकिस्तान में भी देखें तो पाकिस्तान में जब पहले कोई डिजास्टर आती थी तो किसी एक खास इलाके में आती थी, फिर पूरे लोग वहां पे फोकस करते थे। अब आप देखें तो अब ऐसी सूरत हाल नहीं है, अब बल्कि पूरा सेम, मतलब हर साइड पे एग्जैक्टली यही सेम प्रॉब्लम है। इस हवाले से आप देखें ना तो मुझे जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो, बल्कि कई लोगों के साथ डिस्कशन में भी, ज़्यादातर ये जो पेशेवर लोग हैं ये चूँकि अब फ्री हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ये इनका तो मतलब इनके ऊपर तो कोई डर ही नहीं है ना अल्लाह का। जो काम ही स्टार्ट ही भीख से कर रहे हैं, उन्हें क्या डर है, उन्होंने कौन सी अखलाकियात का मुजाहरा करना है, उन्होंने तो जाके ज़ख़ीरा अंदोज़ी पी करनी है। तो मेरे ख्याल में इनको तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह हमारे यहाँ एक ज़बरदस्त स्ट्रीमलाइन सिस्टम बन रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट ने एहसास प्रोग्राम बनाया, फिर सेकंड स्टेज पे हमारे मुखय्यर जिन्होंने अपनी बड़ी बड़ी, जिस तरह अलखिदमत है, अखुवत है, JDC का बड़ा ज़बरदस्त काम है, ये लोग हैं, ये प्रॉपर अच्छे तरीके से, इनका चूँकि बड़े डेवलप्ड सिस्टम है, ये एक बड़ा बेनिफिशियल है कि इनकी चूँकि हर एरिया में लोगों के साथ ये प्रॉपरली लिंक्ड हैं कम्युनिटी के साथ, इसलिए इनके लिए बड़ा आसान है कि प्रॉपर जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना उनको ट्रैक करना। तीसरा फिर ये होता है कि जो आम लोग जिनके यहाँ जिनको कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो जब निकलते हैं ना मार्केट में, उनको बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं। तो मेरे ख्याल में अब इस तरह, एक तो ये एक अच्छा एक प्रोग्राम मीडिया ने, ये जो इनिशिएटिव आप लोगों के प्रोग्राम के थ्रू, कि कुछ तो लोगों को शर्म आएगी ना कि मतलब ये क्या वो कर रहे हैं, ना अल्लाह का डर है, और क्या गारंटी है कि ये जो आप बचा के लेके जा रहे हैं, ये बीमारी तो आ रही है, ये तो कोई नहीं देख रही बंदा इसका रंग क्या है, नस्ल क्या है, कलर क्या है। बोरिस जॉनसन अगर चला, शहजादा बरतानिया का जा सकता है क्वारंटीन में, बोरिस जॉनसन अगर जा सकता है, तो क्या गरीब बंदे ये जो होर्डिंग कर रहे हैं, या इनसे अल्लाह मियां से डर नहीं लगता? अच्छा, कि क्या ये इकट्ठी होर्डिंग करते करते क्या यहाँ पर ये फाइंड आउट करना कैसे मुमकिन होगा? जी एनुल हक बगदादी साहब, ये फाइंड आउट करना कैसे मुमकिन होगा कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जो मुस्तहिक हैं, वो कौन है, और ये जो इस तरह के लोग हैं जो कि इस वक्त को कैश करा रहे हैं, उन दोनों के बीच में फ़र्क कैसे कर सकते हैं कि किसको आप मदद करें, किसको खैरात दें और किसको नहीं? जी सबसे बुनियादी इसका तरीका ये है, क्योंकि जो इन्होंने भी बात की, जो प्रोफेशनल लोग हैं तो उनको तो आप जितने भी पैसे या माल देते रहेंगे, उनका हाथ हमेशा आगे ही रहना है, वो कभी पीछे नहीं आएगा। तो ये तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये तकसीम कर लेनी चाहिए कि वो प्रोफेशनल लोग जो इस वक्त भी चौक चौराहों पे खड़े होकर मांगने के चक्कर में हैं, वो और वो सफ़ेद पोश लोग जिनके घरों में कि एक शायद दिन का या एक हफ्ते का भी खाना नहीं होता, उसके बावजूद उनका हाथ किसी के आगे नहीं फैलता। बेहतरीन तरीका आइडेंटिफाई करने का ये है कि हर बंदा अपने रिलेटिव्स में जाए, क्योंकि हमें इस्लाम ने भी, कुरान ने भी और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी ये तरीका सिखाया है कि आप जब अपने माल में से कुछ खर्च करने लगो तो सबसे पहला आपका वज़ील क़ुरबा आपके करीबी लोग हैं। मैं जानता हूँ मेरे कितने बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब या दोस्तों के दोस्त या रिश्तेदारों के जानने वाले ऐसे सफ़ेद पोश लोग इस वक्त सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं जो हकदार हैं, लेकिन उन तक कोई पहुँच नहीं पा रहा, या वो खुद लेना नहीं चाहते, वो हाथ नहीं फैलाना चाहते। तो सबसे पहला बेस्ट तरीका है कि हम अपने रिश्तेदारों की तरफ जाएँ, हम अपने दोस्त और अहबाब की तरफ और जानने वालों की तरफ
तरफ जाएं, हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये लोग हकदार हैं या नहीं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम सिर्फ शोहरत चाहने के लिए खाना बनाकर और चौक चौराहों में जाकर तो फिर लोगों को अपनी गाड़ी के ऊपर हल्ला बुलवा लें और फिर हम वो शो करवाएं और सोसाइटी के अंदर एक अफरा तफरी फैलाने का सबब बने। ये देखें ना, ये जो आपने शो ऑफ की बात की है अनलक बगदादी साहब, ये बीना साहिबा, ये लोग तस्वीरें बना बना के तो राशन बांट रहे हैं और उनकी इज्जत नफ्स किस हद तक मजरू हो रही है। क्या करना और क्या जताना चाहते हैं आप दुनिया? ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, इसलिए चूंकि अभी मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने बल्कि एक राइटर ही हैं, तो वो यूं ही बना के खाना तो ले गई और बाद में उन्होंने कॉलम लिखा। मैंने कहा आप अगर साहिब इस्तिताअत हैं, आप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी अदर वेज। देखिए आप, ये उन लोगों की भी ये इंसल्ट है कि आप एक चावल बना के, पुलाव बना के, उनकी पोटलियाँ बना के आप ले जाएं। तो आप तमाशा देखने इस करंटीना के ज़माने में जब आपको हुकूमत ने एक ज़रिए बताए हैं, आप यहाँ पे अपनी, अगर आपने फ़ंड देनी है वहाँ जमा करवा सकते हैं। अच्छा, देयर आर सो मेनी वेज। आपने देखिए पहले तो अपनी तस्कीन है पहले, और फिर ये हमारे अंदर से वो एक हमारी जो एक नरगसियत का अंदाज है ना, वो नहीं जा रहा। वो अभी अगर हमें ये हालात भी हमारे अंदर से हमारी ईगो को नहीं तोड़ रहे, हमारे अंदर से वो इंसान नहीं पैदा हो रहा जिसके लिए कि हमें पैदा किया गया था, तो फिर बहुत मुश्किल हालात हैं। इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है, जैसे इन्होंने भी फरमाया, कि हमें अपने करीबी लोगों को, अपने दोस्त अहबाब और जो हमारे गिर्द के, हमारे ऑर्बिट के लोग जिन्हें मैं कहती हूँ, अगर हम उन लोगों को सबसे पहले उन्हें तवज्जो दें और उन लोगों की मदद करें, फिर अगर हुकूमती अदारे जो काम कर रहे हैं उनमें अपना, जैसे हम ईदी में, मुझे याद है कि हम लोग हमेशा ईदी में, जब स्टूडेंट लाइफ से ही हम ईदी वालों को, ट्रस्ट वालों को, मैं तो कुर्बानी भी उनको भेज देती थी, पैसे भेज देती थी। मैंने कहा भाई हमने 2 बकरे देने तो एक उनको दे दें। तो वो कल मुझे पता चला मेरी सास की जो डेड बॉडी थी उन्होंने 10 दिन वहाँ रखी जब कोई नहीं था। तो इस तरह खुदा आपकी मदद वहाँ से करता है जबकि हमारी तवक्को भी नहीं होती, तो हमारी इमदाद उसी फंड में से हमें मदद हो रही होती है। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, हमें तशहीर की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, तो इसलिए हमें तदबीर की जरूरत है, तशहीर खामोशी से काम ये करने बहुत जरूरी है। एक जुमला मैं यहाँ इजाफा करना चाहूँगा सिर्फ, वो ये है कि बुनियादी तौर पर अगर ये तकसीम हमारी का अमल अच्छा हो जाए तो इस वक्त ज़रूरतमंद कोई नहीं रहेगा, क्योंकि यही तरीका था जब शफाफ हुआ तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत के अंदर कोई बंदा ज़कात और सदकात रहने वाला रह ही नहीं गया था, क्योंकि तकसीम मुनसिफाना थी। जब भी खैराती तंजीमें भी अपनी शोहरत के लिए काम करेंगी या लेने वाला अपने माल जमा करने के लिए, उसको फ़रोख्त करने के लिए करेगा, तो यकीनन यही गैर मुनसिफाना तकसीम का अमल जारी रहेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ये जो मुनसिफाना तकसीम का जिक्र आया, राना आसिफ साहब, ये भी कुछ फैक्ट्स भी आप हमसे शेयर कर रहे थे ड्यूरिंग द ब्रेक, बताइएगा कि कैसे पॉसिबल हो। देखिए, पाकिस्तान पीस कलेक्टिव जो वफाकी वजारत जो इतलात व नशरियात का प्रोजेक्ट है, उसमें 500, उसके रिसर्च के मुताबिक के 554 अरब की खैरात होती है। अगर वो खैरात सही लोगों तक पहुँच जाए, उसमें 26% लोग जो खैरात देने वाले हैं उनको यही नहीं पता उनकी खैरात इस्तेमाल कहाँ होती है। कोई अगर चंदे का बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई चीज़ है, उसका इस्तेमाल कहाँ जाता है। तो यही अगर ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुँच जाए, उसका बेहतरीन मसरफ मैं आपको बताऊं कि हमें एक सोशल अकाउंटेबिलिटी में जो मीडिया किरदार अदा कर रहा है, बाकी तमाम इंस्टीट्यूशन को भी उसका किरदार अदा करना पड़ेगा। जो यूनियन काउंसिल के अंदर हर डाइवोर्स रजिस्टर होती है, हर डेथ रजिस्टर होती है, इन 2 का डेटा खाली आप ले लें तो आप कितनी बेवाओं तक और कितनी ऐसी सिंगल मदर तक राशन के बैग ट्रांसपेरेंट तरीके से पहुंचा सकते हैं कि जिनकी ना तस्वीर शो की जाए, ना डेटा किसी से शेयर किया जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है रखी जाए। मैं खुद हाई कोर्ट का लॉयर हूँ, आप यकीन करें, ऐसे ऐसे वो डाइवोर्स के केसेस में आती हैं जिनके पैर की चप्पल भी टूटी होती है, जिनके शौहर अभी इन दिनों लॉकडाउन में, मेरे पास कल एक कॉल आई कि वो 1 महीने से उनका शौहर उनको छोड़ के चला गया और मालिक मकान उनको तंग कर रहा है घर से निकालने के लिए, और वो पूरी रात रोती रही हैं खातून। तो ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे पास कोरियर कंपनीज मौजूद हैं, हमारे पास ऑनलाइन टैक्सीज और ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट का डेटा है कि 75,000 गाड़ियाँ कराची में निकलती थी, बाइक्स निकलती थी, वो डेटा मौजूद है। बशर्ते कि हम लोग कोई ऐसा लाइव किसी चैनल पे टेलीथॉन करें जिसमें कमिश्नर कराची मौजूद हों, जिसके अंदर वो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे मौजूद हों, वो ऑनलाइन लोग हों, वो आपको डेटा ज़रूर देंगे अपना, और वो डेटा शेयर करेंगे। और पाकिस्तान में सदका जारी है, लोग ये करते हैं। आप देखें, ये जितने आप प्रोग्राम कर रही हैं एयर टाइम, इसके कोई पैसे थोड़ी ले रही हैं, ये तो सोशल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए। तो इस तरह मैंने आपको मिसालें दी कि डेटा डेथ सर्टिफिकेट से
डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन से, बर्थ सर्टिफिकेट से, नादरा से लेके स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान को शामिल करके, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को शामिल करके, और तमाम जो चैनल हैं इनके साथ मिलके आप हकदार तक जब तक नहीं पहुंचाएंगे, वही कमर्शियल लोग जो बात है। और किसी ने कहा ना कि सारा ही शहर उसके जनाजे में था शरीक, तन्हाइयों के खौफ से जो शख्स मर गया। तो व्हाट्सएप पे लोगों पे बात, सोशल मीडिया पे ना करें, एटलीस्ट जाके लोगों का ख्याल रखें। ये सब हम कर सकते हैं, मैकेनिज्म बनाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस सीरियसनेस की जरूरत है। आसिफ रसूल साहब, कि आप क्या कहना चाहते हैं सारे मामले के ऊपर, इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ कैसे देना है? देखिए रमशा, एक ये जो करंट ये जो वबा आई हुई है ना, इसके बारे में एक जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, जो परेशान कौन चीज़ है, वो ये है कि इसका ड्यूरेशन नहीं पता कि ये कितना लंबा अरसा चलेगी। इससे पहले आता था ना, वो थोड़ी सी आपको ड्यूरेशन पता होती थी। तो अब चूँकि गवर्नमेंट तो अपना स्टेप ले रही है, उसके अलावा ये जो NGOs हैं मुख्तलिफ, ये अब मैं ना एक आपके प्रोग्राम के हवाले से एक बताना चाहता हूँ कि जो आम लोग, स्पेशली जो यूथ है, जो लोग एक्टिव हो रहे हैं इसके लिए, उनके लिए ना वो बड़ा अच्छा एक डेवलप कर सकते हैं कम्युनिटी सर्वे। देखिए अपने एरिया में आपको सारा पता होता है कि कौन कौन से लोग इस वक्त मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, और उसमें जो अच्छी ट्रैकिंग है, मसलन मैं एक ग्रुप का साथ शेयर करना चाहता हूं। ये एक तलागंग में ना टाइगर फोर्स बनी है, तो टीचर थे स्कूल में, उन्होंने देखा कि फ्री है और उन्होंने आके अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया और उसके बाद खुद थोड़ी बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का शुरू किया। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने इसके ऊपर आगे मजीद इसको एक्सटेंड किया तो उन्होंने अपने मोहल्लों में देखना शुरू किया, लोगों को, दुकानदारों के पास गया। आप यकीन माने मोहल्ले के दुकानदारों को पता होता है कि कौन कौन से घरों में क्या क्या मसाइल हैं, वो आपको बड़ा अच्छा। फिर उसी तरह जब कम्युनिटी के साथ वेल निट हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि ये चीज़ें आप अगर करें। तो मेरे ख्याल में इस तरह अब हमें ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि इसका ड्यूरेशन पता नहीं है कि कितना लंबा अरसा चलेगा, और गवर्नमेंट हमें जितने ये इदारे हैं इनको सस्टेनेबिलिटी डेवलप करनी है, तो हर बंदे को मेरे ख्याल में बाहर आना चाहिए। और हमारा तो दीन भी कहता है, देखिए ना, ये बेस्ट टाइम पीरियड है अल्लाह ताला के साथ तजारत करने का, और अल्लाह मियां कहते हैं कि मेरे साथ तजारत में कभी नुकसान नहीं हो सकता। तो आम लोगों को बिल्कुल इसको, स्पेशली यूथ को आना चाहिए। क्यों? यूथ एनर्जेटिक है, यूथ के अंदर बड़ी क्रिएटिविटी होती है, और ये अल्लाह ताला के जो काम है, देखिए अपना अगर हम कोई बिजनेस वगैरह शुरू करते हैं ना, उसमें पॉजिटिव प्लस माइनस, लेकिन ये जो काम है ना, ये अल्लाह के काम है। और देखिए अल्लाह की सिफात वाले वो काम में जब आप शामिल हो जाते हैं, तो उसके साथ आपके साथ एक मैंने जितने ये ग्रुप्स देखे हैं जिन लोगों ने भी शुरू किया है पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों में, यकीन माने इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो ही इन्होंने छोटे छोटे स्टेप शुरू किए हैं, इतनी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हुई। और पाकिस्तान तो पूरा भरा पड़ा है, इतने बड़े मतलब अरबों के हिसाब से जो इदारे चल रहे हैं, शौकत खानम चल रहा है, मतलब इस तरह नमल और बहुत सारे इदारे चल रहे हैं जिनका इसका मतलब है पाकिस्तान में हमने जहां से स्टार्ट की थी उसके लंबे अरसे के लिए लोगों को चाहिए। बिल्कुल, जितना काम हो रहा है वो रिमार्केबल है। वेरी क्विकली सबसे कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों के सजेशंस क्या है इस सूरत हाल में निपटने के लिए, और जो कार्य खैर है उसको किस तरह से अंजाम दिया जा सकता है? वेरी क्विकली सबने कंक्लूड करना है। मैं सिर्फ एक जी, मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने जी जी आसिफ रसूल साहब, सॉरी इट्स ओके, चले आप कर लीजिए। चले, मैं कहता हूँ कि देखें, प्राइम मिनिस्टर ने फंड अनाउंस कर दिया है, आप इसमें प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करें, और उसके साथ साथ टाइगर फोर्स है, टाइगर फोर्स की जो ट्रेनिंग के लिए हम लोग वॉलंटरी सब हाजिर हैं, और जो 92 की इंतजामिया हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि टेलीथॉन का इनेकाद करें, कि 3 घंटे 4 घंटे हम इस पर एक पूरी नेशनल कॉज के लिए इसके ऊपर तमाम एंकर जो आपके हैं वो इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें, और एक कोई ना कोई प्लान ऑफ एक्शन जो है जिसमें हम लोग सब कॉन्ट्रीब्यूट करें और पाकिस्तान के लिए बेहतर वो साबित हो। और इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, हमें कोशिश करनी होगी कि इस दौर में एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं। एनुल हक बगदादी साहब, योर मैसेज वेरी क्विकली सर। अच्छा, सब लोग जितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम इसके ऊपर कर रही हैं उनको मिल बैठने की ज़रूरत है कि वो कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जिसमें शोहरत कम और डिज़र्व लोगों तक बात माल का पहुंचा देना ये ज़रूरी हो, और ये भी देखा जाए कि किस चीज़ का पहुंचना ज़रूरी है और किसका नहीं। सब भेड़ चाल चलते हुए खाना ही तकसीम करने लग गए, क्या यही ज़रूरी है? नहीं, बल्कि इनको मैकेनिज्म बनाने की ऑर्गेनाइजेशंस को ज़रूरत है इस वक्त गवर्नमेंट से ज़्यादा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो काम आ रहा है वो गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा है।
एक छोटी सी मिसाल है, सूडान से एक कंपनी ज़लज़ले में आ रही थी ऑर्गेनाइजेशन, तो उससे मेरी डील हुई। तो मैं उनसे जब मशवरा करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने पूछा आप क्या भेज रहे हैं? उन्होंने कहा दाल चीनी चावल पाकिस्तान भेज रहे हैं, कितने पैसे लगेंगे? उन्होंने कहा कतर एयरवेज़ के साथ डील हुई है, $70,000 हम एक जहाज़ को देंगे जो पाकिस्तान माल लेकर जाएगा। इस पर मैंने उनके साथ खूब हंसा भी और कहा कि ये क्या मजाक है, अगर ये 70,000 जो कतर एयरवेज़ को देगा ये पाकिस्तान पहुँच जाए तो 2 गाँव की बेहतरीन तामीर इससे हो सकती है। यही मेरा पैगाम है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू सो मच। और आसिफ रसूल साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि इंसानियत के लिए आगे बढ़ा जाए, और मेरा स्पेशली यूथ के लिए मैसेज है कि आए बाहर निकलें और ये जो मौका आया है इसमें पार्टिसिपेट करें, और अल्लाह मियाँ आपके अंदर वो सलाहियतें उजागर करेंगे कि आपको अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आगे आएँ और लोगों की इंसानियत के लिए बाहर निकलें और अपने आप को निखारें, ये आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा, और इंसानियत की खिदमत करें। बिल्कुल ठीक है। बीना साहिबा, आप क्या कहना चाहती हैं? इस वक्त हम सब क्या कर सकते हैं मिलकर? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो एक हमारे पास एक जैसे कहते हैं ना मोहलत हमें मिली है, इस मोहलत को हमें मौका गनीमत जान के इसमें हमें ये नहीं देखना कि मेरे पास अभी जो बात हो रही थी कि हमारे पास कितनी दौलत है, हमारे पास कितने हम अमीर हैं। ये सदका खैरात या मदद करने के लिए अमीर का होना ज़रूरी नहीं है, इसमें आपके दिल का होना ज़रूरी है। क्योंकि आप में शेयरिंग पेयरिंग जो वो एक साइंटिफिक असूल है, उसके ऊपर इस वक्त हमें काम करना पड़ेगा। हमें सबको साथ लेके चलना है और हमारी इसी मोहलत में हम अपने आप को गनीमत जान के, और इंशाअल्लाह ताला हम सब इसमें से मुश्किल में से निकल जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सब निकल जाएंगे। और जो शेयरिंग इज केयरिंग के हैशटैग्स हैं उनको खाली हैशटैग के तौर पे यूज़ ना कीजिए, बल्कि अपनी लाइफ में प्रैक्टिस, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वक्त जो हालात हैं उन सबको निमटना हमारे लिए बहुत हकदार तक पहुँचना, बिल्कुल हकदार तक पहुँचे। और जैसे कि आसिफ हबीब साहब ने मशवरा दिया था कि टेलीथॉन किया जाए, सो 92 न्यूज़ आज ये टेलीथॉन कर रहा है। 5 से 7 बजे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इस टेलीथॉन का हिस्सा होंगे, जहाँ पर आप सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इमरान खान रिलीफ फंड जो कायम किया गया है, पाकिस्तान रिलीफ फंड जो कायम किया गया, उसमें आप इमदाद दे सकते हैं। पाकिस्तान 92 न्यूज़ का साथ दे ताकि हम इसको अमली जामा पहनाएं। बिल्कुल ऐसे ही जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक ये इमदाद डेटा बेसिस के तौर पे पहुंच सके। तो हमारे जो एंकर पर्सन हैं वो भी साथ होंगे, इमरान खान साहब भी साथ होंगे, और आप भी उस ट्रांसमिशन का और टेलीथॉन का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज उसका आगाज़ होगा, आप सब उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर दीजिए। अपने तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आसिफ हबीब साहब, आसिफ रसूल साहब, बीना गोइंदी साहबा, एनुल हक बगदादी साहब, आप सब ने वक्त दिया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के पान। सुबह सवेरे पाकिस्तान।